नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबर ख्याल में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाद अहमद और मेरे साथी मुमताज़ माहिर तालीम मोहम्मद सिद्दीक़ अस्सलाम वालेकुम। हमेशा की तरह आपके सामने अहम खबरें लिए हाजिर हुए हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम जो खबरें आपके सामने पेश करते हैं वो कल के अखबारात की सुर्खियाँ बनती हैं। न सिर्फ सुर्खियाँ बनती हैं बल्कि उन खबरों को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया गैर मामूली अंदाज में नश्र करता है। इसी तरह सोशल मीडिया पर ये खबरें वायरल होती हैं। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक खबरों का सवाल है, आप अच्छी तरह जानते हैं कि आज की जो सबसे बड़ी खबर है जिसने सारे हिंदुस्तान की सियासत में हलचल पैदा कर दी है, ख़ासतौर पर महाराष्ट्र की सियासत में उसके दो रस नताइज मुरतब होंगे, और वो खबर है महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर और एनसीपी के सरबरा अजीत पवार की हेलीकॉप्टर हादसे में मौत। आप अच्छी तरह जानते हैं कि सुबह यानी आज सुबह 8:10 पर मुंबई से एक हेलीकॉप्टर में अजीत पवार रैलियों से खिताब के लिए निकलते हैं, बारामती पहुंचते हैं, लेकिन पहुंचने से पहले ही यानी लैंडिंग के मौके पर उनका जो तैयारा है वो क्रैश कर जाता है। और इस बारे में ये भी कहा जाता है कि तैयारा क्रैश करने के साथ ही पहले तो तैयारे ने पहले लैंडिंग करने की कोशिश की, लेकिन उसमें नाकामी हुई। फिर उसके बाद लैंडिंग करने की कोशिश की, जिसके नतीजे में तैयारा टकरा गया, शोलापोश हो गया, और उसके नतीजे में अजीत पवार के साथ साथ आप देखेंगे कि 4 दीगर अफराद बशमूल 2 पायलट्स भी अपनी ज़िंदगियों से महरूम हो गए। यानी 5 अफराद अपनी ज़िंदगियों से महरूम हुए हैं, जिसमें अजीत पवार भी है। अजीत पवार के बारे में आपको बता दूं कि हालिया अरसे के दौरान अजीत पवार और महायुति के दरमियान इख्तलाफात मंजर-ए-आम पर आए थे। महायुति यानी बीजेपी एकनाथ शिंदे की शिवसेना और एनसीपी अजीत पवार की ये जो पार्टी है उसका इत्तेहाद है। और इसके अलावा आपको ये बता दूं कि जहाँ तक अजीत पवार का ताल्लुक़ है, इस बारे में उनकी मौत को लेकर काफ़ी यानी खदशात ज़ाहिर किए जा रहे हैं, काफ़ी शुकुक व शुबात का इजहार किया जा रहा है। ख़ासतौर पर अपोजिशन कायदीन बिलखुसूस ममता बनर्जी ने इस वाक़े की आला सतही तहक़ीक़ात का मुतालबा कर दिया है, जबकि ऐसा ही मुतालबा करने वालों में चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला के साथ साथ अखिलेश यादव भी शामिल है, और दूसरे अहम कायदीन भी इस मुतालबे को लेकर आगे बढ़े हैं। ममता बनर्जी ने तो साफ साफ कह दिया है कि दाल में कुछ काला है, और एक ऐसे वक्त जबकि अजीत पवार और शरद पवार की जो एनसीपी है, दो धड़े जो हैं, दो हिस्से जो हैं वो मुत्तहिद होने वाले थे, और हालिया बल्दी इंतखाबात में दोनों ने मुत्तहिदा तौर पर मुकाबला भी किया था, और ये कहा जा रहा था कि अब ये दोनों एक दूसरे में जम हो जाएंगे, और महायुति जो हुक्मरान जमात का इत्तेहाद है उससे भी अजीत पवार अलग होने वाले हैं। इस तरह की बातें मंजर आम पर आ रही थी कि अचानक अजीत पवार की मौत हो जाती है। इसी दौरान ममता बनर्जी ने इस पर शदीद तशवीश का इजहार किया और कहा कि इसकी आला सतही जांच होनी चाहिए। इसी तरह आपने देखा कि ऐनी शाहिदीन का भी बयान आया है, और कौमी आवाज़ के हवाले से हम आपको बताते हैं कि ऐनी शाहिदीन ने देखा कि तैयारा में धमाका हुआ, धमाके के साथ 2 जो डेड बॉडीज हैं वो उछल कर गिर गई, यानी बाहर आ गए। और धमाके की बात गौर कीजिए, ये कौमी आवाज़ जो है नेशनल हेराल्ड उसकी रिपोर्ट में यह बात बताई गई है, और ऐनी शाहिदीन का ये भी कहना था कि हमने अजीत पवार को घड़ी और चश्मे से पहचाना और उन्हें बाहर निकाला। और वैसे भी नाज़रीन आपको बता दें कि अजीत पवार की मौत अब कई शुकुक व शुबात पैदा कर रही है, और ये सवालात लोग पूछने लगे हैं, खासतौर पर सियासी कायदीन के क्या ये वाकई हादसा था या कत्ल था। ये बात बहुत अहम है, और महाराष्ट्र की सियासत को देखकर और हालिया अरसे के दौरान जो भी इन बल्दी इंतखाबात हुए हैं, ख़ासतौर पर मुंबई बल्दिया के इंतखाबात को लेकर तो बहुत ज़्यादा शुकुक व शुबात का इजहार किया जा रहा है। वैसे भी नाज़रीन आपको बताना ये ज़रूरी है कि जो महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजीत पवार थे वो शरद पवार के भतीजे और सुप्रिया सुले जो शरद पवार की बेटी है उनके चचाजाद भाई थे, कज़न थे। और इसके अलावा ये भी बताना ज़रूरी है कि चाचा और भतीजे के रास्ते अलग हो गए थे असम्बली इंतखाबात, पार्लिमानी इंतखाबात में। लेकिन एक बात ज़रूर है कि अजीत पवार के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने यूं ही फैसला नहीं किया, बल्कि एक सियासी चाल के तौर पर यानी शरद पवार ने यह चाल चली थी, और अजीत पवार पर जो करप्शन के इल्ज़ाम थे उससे बचाने के लिए उन्हें एनडीए का रास्ता दिखाया था, ये भी कहा जाता है। लेकिन एक बात ज़रूर है कि अजीत पवार के बारे में ये कहा जाता है कि कम अज़ कम उन्हें 4 यानी चीफ मिनिस्टरों के तहत डिप्टी चीफ मिनिस्टर होने का एजाज़ हासिल रहा। एक तो मिस्टर चौहान, उनके दौरे चीफ मिनिस्ट्री में अजीत पवार डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे, दूसरे एकनाथ शिंदे, और तीसरे आप दूसरे उद्धव ठाकरे, और तीसरे एकनाथ शिंदे, और चौथे जो हैं वो
आपको बता दें कि ये फडनवीस इन चारों चीफ मिनिस्टरों के क़यादत में उन्होंने डिप्टी चीफ मिनिस्टर की ऐसे खिदमत अंजाम दी और उनका ख्वाब था कि एक दिन वो महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर बनेंगे। तो बहरहाल हम चलते हैं सिद्दीक साहब से की तरफ और पूछते हैं कि जो शुकुक शुबात का इजहार किया जा रहा है, ख़ास तौर पर यह कहा जा रहा है कि इस मामले की आला सतही तहकीकात की जानी चाहिए, क्योंकि अजीत पवार कोई मामूली आदमी नहीं थे, हो ना हो ये कुछ दाल में काला हो सकता है। तो क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल रियाज साहब, ये बात बिल्कुल, इन्हें पहली चीज़ ये है कि बड़ी अलमनाक है ये खबर जो हुई है मौत उनकी। इन्हें महाराष्ट्र की सियासत पे बहुत बड़ा जो है ना इससे भूंचा ला सकता है इससे। जी जी, क्योंकि ये इस किस्म के डेवलपमेंट कब से आए, देखिए जब से बीएमसी की में जो जीत हुई है बीजेपी की, वहाँ से इख्तिलाफात ये मंजर पे आया। अंदरूनी तौर पे जो है ना मुसलसिल कुछ ना कुछ चल रहा था। और एकनाथ शिंदे को भी ये लोगों ने जो है ना इनडायरेक्टली वार्न किया था, वार्निंग दी थी कि वो भी जो है ना कि मतलब वो भी हाँ समझ आए। क्योंकि और दूसरी ये कि और एक आप गौर करें, इनमें गुर्बत बढ़ गई थी जो है ना, इन्हें चचा और जो है ना भतीजे में गुर्बत बढ़ गई थी। इन्हें ये लोग जो है ना दोबारा ये खबरें आ रही थी कि दोनों फिर से मिलने वाले आपस में, और उसकी तैयारी भी पूरी हो चुकी थी। मीनवाइल ये हादिसा होना फिर, और कहा जा रहा है कि उसमें धमाका हुआ पहले, उसके बाद होता है। तो ये इससे ज़रूर जो है ना ये हमारे शुकुक शुबात में तक़वियत मिलती है कि इसके पीछे जो है ना किसी का कोई ना कोई सियासी साजिश हो सकती है। क्योंकि इससे पहले भी देखे आप और भी हादिसे हुए हैं, बिल्कुल वही हुआ जो है ना, और राजशेखर रेड्डी हैं, ऐसे कई हादिसात हुए हैं। तो इन्हें उसकी रिपोर्ट्स भी दबा दी गई, उनकी न इंक्वायरी कंप्लीट की गई, कुछ ने क्या ने। तो ये बराबर जो है ना हम कह सकते हैं कि इसके पीछे कुछ ना कुछ है, इंक्वायरी कराना इसकी ज़रूरी है। लेकिन इंक्वायरी कराने के बाद भी रिपोर्ट आना चाहिए मंजर आम पे कि क्या हुआ, कैसा हुआ, क्या है हादिसा। जैसा कि जानते हैं बिपिन रावत का भी हुआ था, बिपिन रावत का भी हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, और वहाँ पर भी आपको मालूम है कि वहाँ भी कई किस्म के शुबात पाए जाते थे। रिपोर्ट जो आई उसके हिसाब से भी जो है ना, लेकिन बाद में क्या करते हैं लोग, ये रिपोर्ट को जो है ना दबा देते हैं लोग, जो है ना मंजर आम पे नहीं लाते। ये प्रॉब्लम है यहाँ पे जाना। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक अजीत पवार का सवाल है, अजीत पवार की मौत को लेकर शुकुक शुबात का इजहार किया जा रहा है और इसे एक कत्ल करार दिया जा रहा है। ऐसे में अपोजिशन कायदीन ने खास तौर पर ममता बनर्जी हो या फिर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के फर्जंद उमर अब्दुल्ला हो या फिर आप देखेंगे अखिलेश यादव हो, तमाम के तमाम ने आला सतही तहकीकात का मुतालबा किया है। अब देखना है क्या है शरद पवार किस तरह के ख्यालात का इजहार करते हैं। उनका अब तक रिएक्शन नहीं आया और ना ही सुप्रिया सुले का रिएक्शन आया, ना ही अजीत पवार की जो अहलिया है सुनेत्रा, और सुनेत्रा का कोई मैसेज आया है या फिर पैगाम आया है या कोई रिएक्शन आया है। लेकिन एक बात ज़रूर है कि दाल में कुछ काला है। लेकिन हमारे वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को अजीत पवार की मौत से बहुत ज़बरदस्त सदमा पहुंचा है। वो कहते हैं कि अजीत पवार की अचानक और बेवक्त मौत से उन्हें बहुत ज़्यादा सदमा पहुंचा है, बहुत शौक लगा है, वो गहरे सदमे में गए हैं, चले गए हैं। और उन्होंने कहा कि अजीत पवार एक ज़मीन से जुड़े एक सियासी रहनुमा थे। और इसके साथ साथ आप देखें MNS के राज ठाकरे ने भी कहा कि अजीत पवार हो या कोई और हो, उन्हें सियासी कीमत चुकानी पड़ती है और उन्होंने सियासी कीमत चुकाई है। लेकिन एक बात ज़रूर है कि उन्होंने कहा कि अजीत पवार बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, यानी रास्तबाज थे, किसी से डरते नहीं थे, जो कहना था कह देते थे। तो बहरहाल अब देखना यह है कि एकनाथ शिंदे को पर क्या खौफतारी हो गया होगा अजीत पवार की मौत के बाद, क्योंकि एकनाथ शिंदे अपने 29 कारपोरेटर्स को ताजमहल होटल में लिए छुपाए हुए थे। अब देखना यह है कि वो अब क्या करते हैं, क्योंकि वो भी बहुत परेशानी के शिकार हैं और हो सकता है कि इस तरह के वाक़यात से उन्हें भी एक मैसेज दे दिया गया हो। लेकिन यार नाज़रीन, आपको बता दूं कि जो सियासतदान हेलीकॉप्टर में जो इंतखाबी दौरे करते हैं बड़ी मोतबरी के साथ और बहुत बड़ा यानी कारनामा समझ लेते हैं, तो उन्हें भी समझ जाना चाहिए, क्योंकि ये बीजेपी है ये कहा जाता है। लेकिन हम किसी के पर ब्लेम नहीं कर सकते। लेकिन एक बात है, असदुद्दीन अवैसी को भी इस मामले में बहुत ही एहतियात से काम लेना चाहिए, क्योंकि असदुद्दीन अवैसी आजकल बहुत ज़्यादा हेलीकॉप्टर्स में फिरते हैं और ऐसे में आप देखेंगे कि हादसे जो होते हैं अचानक हो जाते हैं। तो ऐसे में उन्हें बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। और अब जैसे कि ममता बनर्जी कह रही हैं और फारूक अब्दुल्ला के बेटे उमर अब्दुल्ला कहते हैं, अखिलेश यादव कहते हैं कि दाल में कुछ काला है, तो यकीन मानिए जो सियासी कायदीन को बीजेपी इस्तेमाल करती है फिर यूज़ एंड थ्रो की तरह फेंक देती है, ये कहा जाता है। लेकिन ये जो हादसा पेश आया है उस बारे में अगर ममता बनर्जी जैसी तजुर्बेकार सियासतदान ये बात कहती हैं तो उसमें कुछ ना कुछ जान ज़रूर होगी। और आपको बता दूं कि जिस तरह कौमी आवाज़ के ने एक ऐनी शाहिदीन के हवाले से बताया कि हेलीकॉप्टर में पहले धमाका हुआ, उसके बाद 2 डेड बॉडी जो हैं वो नीचे गिरी यानी जल्द के। और दूसरी बात ये बताई गई कि जो फुटेजेस आए हैं ये तैयारा गिरने के साथ ही टुकड़े टुकड़े हो गया और शोला पोज भी हो गया था। तो ये जो चीज़ें हैं बहुत ही खतरनाक है। वैसे भी नाज़रीन ये कोई नई बात नहीं है। आज 28 जनवरी है, 28 जनवरी
भी सुबह के 8:10 को अजीत पवार का तैयारा मुंबई से बाराबंकी के लिए रवाना होता है और 35 मिनट के बाद ये तैयारा हादसे का शिकार हो जाता है। और ये भी कहा जाता है कि अजीत पवार वहां पर 4 इंतखाबी रैलियों से खिताब करने वाले थे, क्योंकि वहां के जो बल्दियात हैं, 2 बल्दियात, उसके लिए इंतखाबात होने वाले हैं आइंदा माह, लोकल बॉडीज के इंतखाबात है। और नाजरीन, आप ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि अजीत पवार का ये से पहले एक हादसा भी पेश आया था, तकरीबन 2025 की बात है, 12 जून 2025। अहमदाबाद पे आप देखेंगे एयरपोर्ट से तैयारा निकलता है लंदन जाने के लिए, एयर इंडिया का तैयारा है और आप देखेंगे उसमें 200 से ज़ायद मुसाफिरीन और जो अरकान अमला है वो सवार हैं। और अचानक ये तैयारा गिरकर एक मेडिकल जो कॉलेज है उसमें दाखिल हो जाता है, यानी घुस जाता है। और वहाँ देखिए कि कई लोग ग्राउंड पर भी मर जाते हैं और तैयारे में सवार को सारे मुसाफिरीन भी अपनी ज़िंदगी से महरूम हो जाते हैं। ताहम उसमें आपको बता दूं कि गुजरात के साबिक़ चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी भी मौजूद होते हैं, यानी महलूकिन में शामिल हो गए, तो बहरहाल वो भी अपनी ज़िंदगी से महरूम हो गए। तो जहाँ पर पॉलिटिशियंस होते हैं वहाँ पर कुछ ना कुछ शुकूक व शुबात का इजहार किया जा सकता है। ताहम विजय रूपानी के हादसे के मामले में ऐसा नहीं कहा गया। ताहम आपको बता दूं कि अल्लाह जिसे रखे उसे कौन चखे के मज़दाक एक मुसाफिर बाल बच गया था। तो ये बहुत ही मौजिज़ाती नहीं बल्कि करिश्माती तौर पर वो बच गया था। इसी तरह आप देखेंगे कि 8 दिसंबर 2021 को हिंदुस्तान के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत का जो तैयारा हेलीकॉप्टर था हादसे का शिकार हो गया। उस तैयारे में खुद बिपिन रावत की अहलिया और दीगर 11 अफराद आला ओहदेदार सवार थे। और उसके बाद आपको बता दूं ये तमिलनाडु में यह हादसा पेश आया और उनकी भी लाश की शिनाख्त यानी नाकाबिल शिनाख्त हो चुकी थी। तो ऐसे वाक़यात हिंदुस्तानी सियासत में पेश आ चुके हैं। इसके अलावा 20 अप्रैल 2011 को आपको बता दूं कि अरुणाचल प्रदेश में हेलीकॉप्टर को हादसा पेश आता है। उसमें उसके जो चीफ मिनिस्टर है अरुणाचल प्रदेश के दोरजी खंडू अपनी जिंदगी से महरूम हो जाते हैं। और आपको ये बता दूंगे तवांग से ईटानगर ये तैयारा जा रहा था, ये बताया जाता है। तो इस तरह के जो वाक़यात, हमने तो 4 वाक़यात आपको सुना दिए हैं, लेकिन एक 5वां वाक़यात भी पेश आया है 2 सितंबर 2009। ये बहुत ही हैदराबाद के लिए, हैदराबाद दक्कन के लिए, मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के लिए खतरनाक दिन साबित होता है। वैसे भी सितंबर के महीने को हैदराबाद के लिए सितमगर कहा जाता है। और आपने देखा कि 2 सितंबर 2009 को उस वक्त के मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर डॉक्टर YS राजशेखर रेड्डी, उनका भी तैयारा नल्ला मल्ला जंगलात में लापता हो गया था, गिरकर तबाह हो गया था और उनके टुकड़े हो गए थे। तैयारे के टुकड़े मलबे के यानी टुकड़े भी नहीं मिल सके थे। तो बहरहाल बेल 430 तैयारे में वो हेलीकॉप्टर में वो सफ़र कर रहे थे। तो बहरहाल वो कहा जाता है कि ख़राबी मौसम की वजह से ऐसा हुआ है। लेकिन बाद में ये बातें भी की गई कि उस डॉक्टर YS राजशेखर रेड्डी को भी किसी यानी सनती घराने ने कत्ल करवाया था। तो बहरहाल इस तरह के वाक़यात पेश आते हैं। और इसके अलावा आपको बता दें कि हरियाणा के एक सनतकार हैं OP जिंदल और साबिक़ वज़ीर भी रह चुके थे। तो बहरहाल साबिक़ वज़ीर भी थे और उनके साथ सुरिंदर सिंह, ये 2005 के बात है, हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हुए। दोनों भी अपनी जिंदगियों से महरूम हो गए। और आपको बता दूं कि यह तैयारा दिल्ली से चंडीगढ़ जा रहा था, लेकिन रास्ते में उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में हादसे का शिकार हुआ और दोनों अपनी मौत आप मर गए। तो बहरहाल आप अंदाजा कीजिए कि इस तरह के जो वाक़यात पेश आते हैं एक सबक तो जरूर होता है उसमें। जी हाँ, बिल्कुल। रैस साहब, एक तो ये देखिए बीजेपी की पॉलिसी होती है, खासतौर पे छोटे पार्टी को ये लोग यूज़ करते हैं, उसके बाद जो है ना उसको निकाल के फेंक देते हैं। यूज़ एंड थ्रो की इनकी पॉलिसी है। और जितने पार्टियां भी जो सपोर्ट कर रहे हैं बीजेपी को, वो लोग को समझ लेना चाहिए कि उनका हशर भी ऐसी होने वाला है। तो ये लोग जो है ना डराने के लिए मुख्तलिफ किस्म के टैक्टिक्स ये लोग अडॉप्ट करते हैं ताकि लोगों को काबू में रख सके, अपने डर खौफ से जो है ना उनको मुब्तला कर सकें। तो उसमें से इनकी कई चीज़ें हैं जो ऐसे जो है ना चलते रहते हैं लोग, ताकि वो लोग जो है ना सर ना उठाएं, ज़्यादा इनसे ना पूछे कि भाई तुम ज़्यादा क्या कर रहे हो, सवाल ना करें। बिल्कुल, जो है खामोशी से चलते रहे हमारे साथ, हमारी सपोर्ट करें, अदरवाइज फिर उनका हशर भी बहुत बुरा हो जाएगा। तो फिर शंकराचार्य का क्या होगा? जी हाँ, शंकराचार्य का देखिए, अब शंकराचार्य का तो इतना भयानक मामला है। हाँ बिल्कुल, उनका तो मामला इतना वो हो गया है कि मतलब इन्हें वहाँ पे 2 ग्रुप्स हो गए। एक तो योगी जी का ग्रुप है, एक शंकराचार्य का ग्रुप है। अच्छा। और अच्छा, दोनों भी जो है ना अपर कास्ट हैं, दोनों भी ब्राह्मण है, दोनों भी ब्राह्मण ठाकुर हैं, ये ठाकुर हैं। तो ब्राह्मण का वहाँ पे जो है ना, अच्छा जो रिटायर्ड जो आदमी है वो क्या है, चीफ सेक्रेटरी कौन रिटायर्ड हुए थे ना, जज, तो उनको जो है ना उनको सस्पेंड किया गया। उन्होंने खुल के जो है ना तारीफ करे थे, उन्होंने जो है ना इसकी जो है ना योगी की। तो उन्होंने बोले कि ये क्या करा, तारीफ करा, तो उनको निकाल के फेंक दिया गया इनका। तो इनको भी गुस्सा आ गया योगी जी को, अरे ये क्यों जो है ना बीच में आ रहा बीच में। लेकिन वहाँ पे जो है ना इतनी तो बात है कि जो सरस्वती हैं उनको जो है ना बहुत
इन्हें बेइज्जत किया गया वहाँ पे, बहुत बेइज्जती से उनको जो है ना बुरी तरीके से उनसे पेश आया गया स्नान के टाइम पे वहाँ पे। तो वहाँ पे किया गया, तो काफी घुमसान की वहाँ पे चल रही है, वहाँ पे उनके हामियों को मारा पीटा भी गया, मार पीटा गया है, बहुत जबरदस्त जो है ना बेइज्जती की गई। तो उन्होंने बोले कि ये बहुत मेरे साथ बहुत बद हुआ है, बहुत खराब हुआ है, इस मुझे नहीं होना चाहिए। एक ब्राह्मण की बेइज्जती, ब्राह्मण की तुम लोग बेइज्जती करें। उन्होंने स्नान करने से भी मना कर दिया, मैं नहीं करने वाला, वापिस चले गए बगैर स्नान करे जो है ना। और काफी लथाड़ा उन्हें, एडमिनिस्ट्रेशन को लथाड़ा, सीएम को, सबको जो है ना गिनती हो जाना। तो ये आपसी जो है ना ये इस किस्म की जो है ना वहाँ पे जंग चल रही है ना, तो ऐसी चलने वाली है। और मैं समझता हूँ कि जो फिरका परस्त हैं या कम्युनल फोर्सेस हैं जो अलग ख्वाब देख रहे हैं कि हिंदुस्तान का दस्तूर तब्दील कर देंगे, हिंदुस्तान को जो जमीर मुल्क है वो उसको मिठा करके अपने हिसाब से एजेंडा तय करेंगे, ये सोचने वाली ताकतें अब खुद आपस में लड़कर आप देखेंगे कि किस तरह उनका हालत होगा, उनका आखिरी गुस्ल भी हो जाएगा। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बताने का मकसद ये है कि इस तरह के जो तैयारा के हादसात हैं वो पेश आते रहते हैं, कोई रोक नहीं सकता। अब जब किसी की मौत आती है तो कोई तैयारा हादसे में मर जाता है, तो कोई सैयारा हादसा, सैयारा अरबी में कार को कहते हैं, तो बहरहाल कार हादसे में मौत हो जाती है। अब जितने भी जो हेलीकॉप्टर में जा रहे हैं लीडर्स, कोई भी हो, उसे ये सोच लेना चाहिए कि उसकी खैर नहीं है, और सोच समझना चाहिए कि उसे कत्ल भी किया जा सकता है या फिर उसे कत्ल करके हादसा बताया भी जा सकता है। तो ये चीज़ों को गौर करने की ज़रूरत है। अब तमाम सियासतदानों को बज़रिए कार सफ़र करना चाहिए और अपने खुद सिक्योरिटी तैनात कर लेनी चाहिए, किसी की सिक्योरिटी पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। अब मिसाल के तौर पर आप देखेंगे कि अजीत पवार के जो हेलीकॉप्टर में तैयारे का यानी धमाके का जो वाक़या पेश आया, धमाका किसने किया, क्या पहले से ही वहाँ बम रख दिए गए थे, वरना धमाका कैसे होता है, ये सोचने वाली भी बात है। तो ऐनी शवाहिद के साथ कौमी आवाज़ ने ये खबर दी है। लेकिन नाज़रीन, आपको बता दूं, जैसा कि मैंने आपको कहा है कि तैयारे के हादसे हों या सैयारे के यानी कार के हादसे हों और मरने वाले की मौत होती है तो वो ज़रूर मर जाता है। तो बहरहाल कहा जाता है कि एक आलिम के पास एक साहब आए और कहा कि मौलाना मेरा भाई जो है मरते मरते बच गया। तो मौलाना ने जवाब दिया कि मरते मरते बच गया तो हो सकता है कि बचते बचते मर जाएगा। तो बहरहाल मौत तो आनी है, कोई हादसे में मर जाता है तो कोई किसी का कत्ल हो जाता है, तो ये मौत का एक बहाना होता है। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दें कि 17 अप्रैल 2004 को भी एक हादसा पेश आया था। जनूबी हिंद की मशहूर मारूफ अदाकारा सौमिया जो थी, आके सौमिया जिसे सुंदरिया के नाम से पुकारा जाता था, वो आंध्र प्रदेश, वो कर्नाटक से ज़िले करीमनगर अपने भाई के साथ आ रही थी। वो भी हादसे का शिकार हो गया हेलीकॉप्टर, और वो अपनी ज़िंदगी से महरूम हो गई। तो इस तरह के वाक़यात पेश आते हैं। और सियासी अगर बात करेंगे तो GCM बाला योगी जो तेलुगु देशम के थे और स्पीकर लोकसभा थे, आप देखेंगे कि किस तरह 3 मार्च 2002 को एक खानगी हेलीकॉप्टर में वो जा रहे थे, और भी जो भीमावरम से, मैं समझता हूँ मगरी गोदावरी के ज़िले भीमावरम से जा रहे थे कि आंध्र प्रदेश के ज़िले कृष्णा में उनका हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया और वो अपनी ज़िंदगी से महरूम हो गए। तो ऐसे कई एक वाक़यात है। और आप ये भी जानते हैं कि 23 जून 1980 को संजय गांधी, जिनकी उम्र उस वक्त 36 ईयर्स थी, इंदिरा गांधी के छोटे बेटे, वो भी तैयारे के हादसे में मारे गए थे। तो ऐसी चीज़ें वाक़यात पेश आते रहते हैं। जी हाँ, आते हैं। रियाज साहब, यहाँ पे देखिए Z+ सिक्योरिटी काम की नहीं है। जो आप इतना रौब करते हैं कि मेरे पास, इनके पास Z+ सिक्योरिटी है, वो है, कोई गारंटी नहीं है। वो सिक्योरिटी जो है ना, अगर वक्त आ जाता है तो कुछ नहीं, मौत आती है, ऐसा पकड़ कर ले जाती है कि फिर मौका नहीं मिलता। बिल्कुल। अच्छा, वो बिपिन रावत का देखिए आप, उन्होंने क्या कहा था, कश्मीर का जो है ना DNA में चेंज करके रख दूंगा। आपको मालूम है इनका फेमस स्टेटमेंट? DNA चेंज कर दूंगा इनके, ताकि लोग नाम ना ले फिर आइंदा से जो है ना कश्मीर का। जी। फिर आपको मालूम है हुआ क्या, जो है ना वही होता है जो कुदरत को मंजूर। बिल्कुल जो है ना, मतलब एक इन्हें रिकॉग्नाइज भी नहीं कर सक रहे थे उनकी लाश, उनकी बीवी की। कम से कम अजीत पवार की लाश को तो रिकॉग्नाइज किया गया, पहचान लिया गया, आइडेंटिफाई किया गया उनके रिस्ट वॉच से यानी दस्ती घड़ी से और उनके चश्मे से। जी हाँ, तो ये चीजें होती हैं। बिल्कुल। फिर आप कह रहे हैं, फिर आपका मतलब DNA भी वहाँ पे काम नहीं आया, DNA भी काम नहीं आया वहाँ पे, बताइए। जी। लेकिन एक बात है, याद रखिए कि एक हड्डी जो रहती है वो इंसान की चाहे जल जाए या धमाका हो जाए, वो हड्डी बाकी रहती है। और इस्लाम और साइंस के अगर तकाबुल किया जाए तो आपको पता चलेगा कि उस हड्डी का जिक्र भी किया गया है। जी हाँ, बिल्कुल जो है ना। जी। तो ये चीजें हैं, कितनी सिक्योरिटी कुछ भी कर लो, टेलबोन कहा जाता है उसे। जी हाँ, बिल्कुल, टेलबोन सब में बड़ी जो हड्डी होती है ना, बिल्कुल। तो यानी बोलने का मतलब ये है कि आप जो है ना कितनी भी सिक्योरिटी कर लो, XYZ कुछ भी कर लीजिए, लेकिन जब वक्त आना है तो बराबर आके रहता आपको, चाहे आपकी मतलब कितनी भी सिक्योरिटी कर लीजिए। लेकिन और अक्सर ऐसे लोग जो है ना, अक्सर प्लेन क्रैश में मरते हैं, अक्सर जो है ना, जिसकी मौत नेचुरल नहीं आती है ना।
नहीं, एक बात है, देखिए सिद्दीक साहब, अगर पॉलिटिशियंस की बात करते हैं या जी। सियासतदान जिसे कहते हैं उनकी बात करते हैं, या साइंटिस्ट जो होते हैं, जी। साइंसदान जी। उनकी बात करते हैं, तो ख़ास तौर पर जो जौहरी तवानाई के कामों में जी। शामिल रहते हैं या रिसर्च में शामिल रहते हैं, उन्हें भी मुख्तलिफ जो खुफिया एजेंसीज है जी। उसके ज़रिए मरवा दिया जाता है। मिसाल के तौर पर आप देखेंगे मिस्र के कई साइंसदानों को मारा गया है, इराक के, ईरान के, उसमें मोसाद है, CIA के बारे में कहा जी। जाता है, और यानी जो भी खुफिया एजेंसीज हैं वो उनका खात्मा कर देती हैं। बिल्कुल जी। तो बहरहाल 1966 में भी एक ऐसा वाक़या पेश आया था, 24 जनवरी 1966, जी। और उस वक्त होमिद जहांगीर भाभा को, जिसे हिंदुस्तान में न्यूक्लियर साइंस का बानी कहा जाता है, और उन्होंने गैर मामूली किरदार अदा किया था हिंदुस्तान को न्यूक्लियर ताकत बनाने में, उनके तैयारे को हादसा पेश आया था। वो एयर इंडिया की फ्लाइट नंबर 101 के जरिए सफ़र कर रहे थे, और उनका जो है माउंट ब्लैंक में तैयारा हादसे का शिकार हो गया, फिर वो अपनी ज़िंदगी से महरूम हो गए। तो इस तरह साइंसदानों को, सियासतदानों को, अहम शख्सियतों को कत्ल कर दिया जाता है और बहाना अलग बनाया जाता है। ये बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं रियाज साहब, तारीख में कई ऐसे वाक़यात हैं जो जिसके पीछे आज तक आप नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज तक उनकी डेड बॉडी नहीं मिली, पता ही नहीं चला जी जी, कि वाक़ई हादिसा था या मरवाया गया है, क्या है, उनकी डेड बॉडी का पता नहीं है आज तक। जी जी। तो ये बिल्कुल जो है ना सस्पेंस है इनके ऊपर, पूरा जो है पुरस्कार है ये जो है ना पूरा। जी जी, बिल्कुल आपने सही कहा। वैसे भी नाज़रीन आपको बता दूं कि जहाँ तक सिद्दीक साहब ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बात की है, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का हाल ही में यौम पैदाइश मनाया गया है। और आपको ये बताना ज़रूरी है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को बीजेपी अब अपना हीरो मानने की कोशिश बनाने की कोशिश कर रही है। उसी तरह जिस तरह सरदार वल्लभ भाई पटेल को उन्होंने बनाने की कोशिश की थी अपना हीरो। हालांकि सरदार वल्लभ भाई पटेल के नायब वज़ीर आज़म और ओहदे वज़ारत दाखिला पर फायद रहने के दौरान ही RSS पर पाबंदी लगाई गई थी, उन्होंने ही पाबंदी लगाई थी, और RSS के बारे में उन्होंने बहुत बुरा कहा था। तो बहरहाल सरदार वल्लभ भाई पटेल को उन्होंने हीरो बनाने की कोशिश की बीजेपी वालों ने, और अब देखेंगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में भी उन्होंने इसी तरह का इजहार ख्याल किया है। जबकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जब हेडगवार से मुलाकात के लिए गए थे, तो हेडगवार ने बीमारी का झूठा बहाना बनाया था, ये कहा जाता है। तो बहरहाल जो झूठ पर चले तो वो कैसे पले, ये एक अहम सवाल है, इसका जवाब को तो आपको ही देना पड़ेगा। तो बहरहाल नेताजी सुभाष चंद्र बोस को अगर किसी ने नेताजी का लक़ब दिया तो वह हैदराबाद के आबिद हसन सफरानी थे। तारीख गवाह है कि नेताजी ने जब इंडियन नेशनल आर्मी की बागडोर संभाली थी, तो उस वक्त आप देखेंगे कि जापान से मदद ली थी, और जापान के साथ मिलकर उन्होंने बहुत ज़बरदस्त मुकाबला भी किया था, और इनकलाबी शख्सियत थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, और उसमें 80% जो थे, जो आला अहदेदार थे, वो मुसलमान थे। यानी इंडियन नेशनल आर्मी यानी हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाने के लिए जो जिला वतन हुकूमत बनाई गई थी या फौज बनाई गई थी, उसमें इन मुसलमानों का गलबा था। क्या न सिर्फ कमांडर भी मुस्लिम थे, शाहनवाज कुछ नाम था जी जी। और दूसरी बात, जो हबीब हैं गुजरात से ताल्लुक़ रखते थे, इन्होंने अपनी सारी दौलत कुछ नहीं रखा, इंडियन नेशनल आर्मी के हवाले कर दी। जी जी, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है मुस्लिम्स का, खास तौर पर इतनी मदद की है कि वो जो है ना, वो तो एक सेकुलर आदमी थे बिल्कुल, जो है ना नेताजी जो थे, तो वो सेकुलर आदमी थे और बिल्कुल अपने करीब ऐसे लोगों को रखते थे, और भेदभाव था ही नहीं। अब उनको जो है ना अपना सियासी गुरु बनाने की कोशिश कर रहे हैं लोग, जो है ना इतनी हीरो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इन्हें इतनी फ़िरका परस्ती रख के इनको शर्म आना चाहिए कि इन्हें एक ऐसे सेकुलर आदमी को जो है ना आप अपने आप का हीरो बनाने की कोशिश कर रहे हैं लोग, जो है ना। और जबकि अगर आप वल्लभ भाई पटेल की आप हिस्ट्री देखें तो ही वॉज सेकुलर, वो भी नहीं थे, फ़िरका परस्त नहीं थे वो, उनके दौर में भी कई तब्दीलियाँ आई, बदनाम किया गया, बिल्कुल बदनाम किया गया उनको, जो है ना। हालांकि वो भी गुजरात से ताल्लुक उनका भी, जो है ना। जी हाँ। तो ये लोग खामखा के जो है ना ऐसे आदमियों को, अच्छा इनकी हिस्ट्री को ये लोग खामखा के बिल्कुल दबा के रख देते, बोलना नहीं चाहते लोगों के सामने, हकीकत आश्कार हो जाएगी ना। बहरहाल नाज़रीन, ये बहुत ही अजीत पवार का जहाँ तक सवाल है, आप देखेंगे कि अब सारा ख़ास तौर पर महाराष्ट्र की सियासत में बहुत हलचल पैदा हुई है। एकनाथ शिंदे परेशान है, वज़ीर आज़म को शौक लगा है, यानी सदमा हुआ है। अमित शाह भी मुंबई रवाना हो गए थे और हो सकता है कि मुंबई पहुँच भी चुके हैं। और MNS के जो राज ठाकरे हैं उन्होंने भी बहुत ही सदमे का इजहार किया और कहा कि ये मेरा शख्सी नुकसान है, यानी पवार फैमिली के साथ उन्होंने इज़हार ताज़ियत किया है। और महाराष्ट्र में 3 रोज़ा सरकारी शोक का भी ऐलान कर दिया गया है। तो बहरहाल अब देखना यह है कि महाराष्ट्र की सियासत क्या करवट लेती है, और फिर अजीत पवार की जो कमी है उसे किस तरह पूरा किया जाता है। वैसे भी नाज़रीन, आपको हम हैदराबाद लिए चलते हैं और आपको ये बता दें कि जहाँ तक SIR का सवाल है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का जो सवाल है, इस सिलसिले में ये कहा जा रहा है कि जानबूझकर अक़लियतों को निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन एक बात है, यानी ज़हमत में रहमत जो है ना, उसका ये अंदाज़ है, क्योंकि आपको अपने तमाम सर्टिफिकेट्स
तैयार रखनी चाहिए। इस सिलसिले में रोज़नामा सियासत की जानिब से आपको बार बार आपकी रहनुमाई भी की जाएगी कि कौन से सर्टिफिकेट ज़रूरत है और किसको SIR में नाम लिखाने की ज़रूरत है। याद रखिए BL जो होते हैं, बूथ लेवल ऑफिसर जो होते हैं, उनके पास आप अपने नामों का सही इंदराज करवाइए। फिर उसके पास उनके साथ जो वो रहते हैं, यानी आप एक्नॉलेजमेंट जो होता है वो ज़रूर ले लेना चाहिए, और कौन से सर्टिफिकेट्स आपने दाखिल किए वो भी लेना चाहिए। और रियासत तेलंगाना में 2002 की वोटर लिस्ट के हिसाब से ये होने वाला है। वैसे भी आप अंदाज़ा कीजिए कि 1987 के बाद जो पैदा हुए हैं उनके बर्थ सर्टिफिकेट हैं या SSC सर्टिफिकेट्स हैं और दूसरे सर्टिफिकेट्स हैं, वो भी पूछे जा सकते हैं। तो बहरहाल अब उसी के तौर पर मैं समझता हूँ कि GHMC ने बर्थ सर्टिफिकेट्स है या फिर डेथ सर्टिफिकेट्स हैं उनको डिजिटाइज करने का ऐलान कर दिया है। और आप अंदाज़ा कीजिए कि किस तरह ये सर्टिफिकेट्स जारी किए जाएंगे, यानी डिजिटाइज जो हैं सर्टिफिकेट्स जारी किए जाएंगे। GHMC के मुताबिक नया सिस्टम में नए जो बल्दिया के यानी 3 बल्दिया जो बनाने की बात की गई है, हैदराबाद, सैबराबाद और मलकाजगिरी बल्दिया, इसको 300 वार्ड में तकसीम किया जा रहा है और उन 300 वार्ड्स के हिसाब से ये डिजिटाइज नया जो सिस्टम है उसे मुतारिफ करवाया जाएगा। और 60 सर्कल्स भी इसमें शामिल है, 300 वार्ड्स और 60 सर्कल्स। तो ऐसे में आप अंदाज़ा कीजिए कि जो गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनसे को ये सिस्टम मरबूत रहेगा। और जैसे ही बच्चा पैदा होगा तो पेरेंट्स को उनके यानी मैसेज जाएगा, टेक्स्ट मैसेज जाएगा कि आपके यहाँ बच्चा पैदा हो गया, वो एक सबूत रहेगा। उसके बाद उन्हें नाम दाखिल करना पड़ेगा, नाम पेश करना पड़ेगा बच्चे का, क्या आपने नाम रखा है, तो बहरहाल नाम रखेंगे और उसके बाद सर्टिफिकेट्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ये होने वाला है। तो ये मैं समझता हूँ कि सर्टिफिकेट जो हैं वो अंदरूनी साथियुम आपको दे दिया जाएगा। इसी तरह डेथ सर्टिफिकेट भी अंदरूनी साथियुम दे दिया जाएगा। जी बिल्कुल, ये सही है। और बहुत सारे रिफॉर्म से भी बाकी है ऐसा देखा जाए तो इस बहाने तो ये तो फ़ायदा हो जा रहा है ना। सो आप डॉक्यूमेंट्स पूरे अपडेट हो जा रहे हैं, आपके हर चीज़ पूरी हो जा रही, तो ये फ़ायदा ही है। लेकिन अपने पास क्या होता है, देखिए खासतौर मुसलमानों में यकीन मानिए, हालांकि मुसलमानों को डिसिप्लिन सिखाया गया है, दीन इस्लाम में वाज़ेह तौर पर डिसिप्लिन के पाबंद होने, वक्त की पाबंदी करने का हुक्म दिया गया है। लेकिन मुसलमान ख्वाब गफलत में पड़े होते हैं। जब लड़ाई होती है तभी उन्हें मुक्का याद आता है या लड़ाई के बाद मुक्का याद आता है, तो वो ऐसा नहीं करना चाहिए। उन्हें पूरी तरह स्ट्रीमलाइन करना चाहिए अपने जो सर्टिफिकेट्स है। पहले तो आप देखिए अपने बड़ों के जो सर्टिफिकेट्स है, आपके जो जायदाद के सर्टिफिकेट्स है, आपके जो तालीमी असनादात है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के जो सर्टिफिकेट्स है, उसे पूरी तरह आप इकट्ठा कर लें। कहीं देखें कि पासपोर्ट में आपका क्या नाम है, राशन कार्ड में आपका क्या नाम है, सर्टिफिकेट में आपका क्या नाम है, अगर कहीं है आधार कार्ड में आपका क्या नाम है, उसके क्या स्पेलिंग में या हिज्जों में कुछ गलती है तो उसे भी आप दुरुस्त करवा सकते हैं। और वोटर लिस्ट का है, फॉर्म 6 है, फॉर्म 7 है, फॉर्म 8 है, अगर फॉर्म 6 की जब बात है तो वो पुर कर सकते हैं। फॉर्म 7 की अगर बात है करेक्शन के लिए हो सकता है। तो इस तरह के जो SIR के लिए खुद को तैयार रखना जरूरी है। जी हाँ बिल्कुल, रियाज साहब ये जो है ना इसकी रहनुमाई मैंने महल्ले की सतह पे जो है ना इसको गाइड करना चाहिए लोगों को बिल्कुल शऊर और अवेयरनेस नहीं है इसके बारे में। जी। तो बिल्कुल जो है ना ऐसे कैंप्स रखें मस्जिदों में करके लोगों की हेल्प करें। जी। इससे जो है ना पूरा एक लगा दें, डेरा लगा के करके बाबता उसमें कैंप लगा के उसमें लोगों की रहनुमाई करें तो इससे बहुत फ़ायदा पहुंचने वाला है। क्योंकि बहुत सारे लोग को वाकिफ़ नहीं है चीज़ों के बारे में, कुछ भी इल्म नहीं है इत्तला, तो उनको गाइड करें, सही तरीके से रहनुमाई करें तो ये बहुत बड़ी खिदमत होगी कौम की, मेरे ख्याल से खिदमत खल्क भी होगी। बिल्कुल और मैं समझता हूँ बिलालिहाज मज़हब मिलत इस तरह की खिदमत करनी चाहिए। और इस सिलसिले में आपको बता दूँ कि सियासत हब फाउंडेशन के CEO जनाब आमिर अली खान ने जो जिनका ख्वाब है कि 1 लाख से ज़्यादा मुस्लिम ख़ानदानों को लखपति बना देना और रोज़गार के मौक़े फराहम करना। और आज भी देखेंगे कि टाटा ग्रुप की एक बहुत बड़ी कंपनी है, उस कंपनी ने तकरीबन 600 इन्विजिलेटर्स का यानी बताया था कि ज़रूरत है, यह रिक्वायरमेंट बताया था। और सियासत के जो ऑडिटोरियम है उसमें इंटरव्यूज़ का इनेकाद अमल में आया और बेशुमार मुस्लिम लड़के लड़कियों को रोज़गार हासिल हुआ है। ये बहुत बड़ी बात है और मैं समझता हूँ कि इस पर जितना फ़ख्र नहीं बल्कि शुक्र किया जाए अल्लाह ताला का, क्योंकि किसी चीज़ पर भी हमें फ़ख्र नहीं करना चाहिए बल्कि शुक्र बजा लाना चाहिए। तब कहीं जाकर आप एक शुक्रगुजार बंदे के तौर पर अल्लाह ताला के दरबार में अपनी तमाम हाजतें पेश कर सकते हैं और वो हाजतें अल्लाह ताला पूरी भी करते हैं। तो बहरहाल नाज़रीन, अगर आपकी नीयत अच्छी हो, आपकी नीयत में अखलास हो, तो यकीन मानिए कि आप मिल्लत के लिए एक बेगैर मामूली कीमती असासा साबित हो सकते हैं। बिल्कुल, अब ये वक्त की ज़रूरत है। देखिए हमारे पास बच्चों में कोई टैलेंट्स की कमी नहीं है। जी जी, माशाल्लाह क्वालिफाइड है बच्चे, इन्हें कई प्रोफेसर्स है, टेक्निकल है, लेकिन इनको सही गाइड करने वाला कोई भी नहीं है जॉब्स के लिए जाना। तो ये बेहतरीन हमारी सर्विस है, हम जो प्रोवाइड कर रहे हैं फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट है ना, बच्चों की रहनुमाई जो की जा रही है,
ये बहुत बड़ी जो है ना मिल्लत की बहुत बड़ी खिदमत है अगर आप देखा जाए तो। क्योंकि बच्चों को कोई भी नहीं गाइड करने वाला, कोई नहीं है। बच्चे पढ़े लिखे हैं माशाल्लाह, टैलेंटेड है, सारी सलाहियतें मौजूद है हमारे बच्चों में, नौजवान बच्चों में, लेकिन उनको गाइड करने वाला कोई भी नहीं है, प्रॉपर जॉब गाइडेंस के जी जी बिल्कुल आपने सही कहा। वैसे भी रोज़नामा सियासत के बारे में कहा जाता है कि रोज़नामा सियासत का मतलब ही मिल्लत की मदद है। तो बहरहाल मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी का वो बयान मुझे याद आ रहा था जिसमें उन्होंने कहा था कि सियासत, रोज़नामा सियासत सिर्फ एक अखबार नहीं बल्कि एक तहरीक है। तो बहरहाल नाज़रीन, इसी के साथ हम अपना प्रोग्राम खबर ख्याल अख्ताम को पहुँचाते हैं। अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी मोहम्मद सिद्दीक़ को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।